आज का दंगल देश में संविधान के नाम पर हो रही सियासी महाभारत को लेकर है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचाते हैं। केंद्र सरकार ने आज अधिसूचना जारी करके घोषणा कर दी है कि अब हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। बाकायदा इसके लिए अधिसूचना केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई है। दुनिया के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई दिवस मनाया जाता होगा, लेकिन अब भारत सरकार की ओर से असाधारण गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि 25 जून को आपातकाल की घोषणा की गई थी। उसके बाद उस समय की सरकार ने सत्ता का घोर दुरुपयोग किया था और भारत के लोगों पर जातियां और अत्याचार किए गए थे, जबकि भारत के लोगों ने संविधान और लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास दिखाए हैं। इसीलिए आपातकाल में सत्ता के दुरुपयोग का सामना करने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इस गैजेट नोटिफिकेशन में किसी तरह की राजनीति की बात तो नहीं की गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस की व्याख्या करते हुए सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाले हैं उसमें संविधान हत्या दिवस को हैशटैग के साथ लिखा है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाता है कि जब भारत के संविधान को रौंदा गया था तब क्या हुआ था। यह हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का दिन भी है जिसने आपातकाल की जातियों के कारण कष्ट झेले, जो भारतीय इतिहास का एक काला दौर था। जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पोस्ट में 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से लगाए गए आपातकाल को तानाशाही और लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटने वाला कृत्य ठहराया है। अमित शाह ने लिखा है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस आपातकाल में अमानवीय दर्द झेलने वाले लोगों के योगदान का स्मरण कराएगा। आगे एक दूसरे पोस्ट में अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी का भी जिक्र किया है और लिखा है कि संविधान हत्या दिवस हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा, ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए। दरअसल भारत सरकार की ओर से संविधान हत्या दिवस की आधिकारिक घोषणा के पीछे एक लंबी सियासी कहानी है जो पिछले 10 बरस में पकाई गई, जिसे लेकर सबसे ज्यादा सियासत इस बार के चुनाव के दौरान और नतीजों के बाद तक दिखाई दी। आपको बताते चले, इस बार के चुनाव से काफी पहले ही देश के विपक्षी दलों का एक मंच तैयार किया गया था और इस मंच में एकजुट होने की सबसे बड़ी वजह जो बताई गई थी वो संविधान की रक्षा। बीजेपी के विरोधी दल इसी मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए एक साथ आए थे कि मोदी सरकार में संविधान को खतरा पैदा हुआ है। इसी संविधान के नाम पर विपक्षी दल केंद्र पर तानाशाही रवैये से लेकर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और सरकार की नीतियों से लेकर योजनाओं तक पर सवाल उठाते रहे हैं। विपक्षी दलों की ओर से संविधान के मुद्दे पर हुई एकजुटता का असर चुनाव के नतीजों पर भी पड़ा और सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ आरक्षण का मुद्दा, क्योंकि विपक्षी दलों ने चुनाव के दौरान ही बीजेपी की ओर से जो कहा जाता है दुष्प्रचार किया था कि मोदी सरकार संविधान बदलकर आरक्षण खत्म करना चाहती है। पूरे चुनाव में इंडिया गठबंधन के नेता लगातार यही प्रचार करते रहे कि बीजेपी 400 पार का नारा ही इसलिए दे रही है ताकि संविधान को बदला जा सके और आरक्षण खत्म किया जा सके। विपक्ष के इस प्रचार का नुकसान चुनाव में बीजेपी को मिला और कांग्रेस करीब 2 गुनी सीटों तक पहुंच गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से पीछे रह गई। इसके बाद विपक्षी गठबंधन को संविधान वाले सियासी मुनाफे के मंत्र पर भरोसा और बढ़ गया और संसद के पहले सत्र में सदन के अंदर भी संविधान की प्रतियां लहराती हुई नजर आई। संविधान के मुद्दे को बढ़ता हुआ देख बीजेपी ने भी मुकाबले की रणनीति अपनानी शुरू की और सांसदों के शपथ ग्रहण से लेकर राष्ट्रपति के भाषण तक संविधान और आपातकाल का जिक्र किया गया। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री और बीजेपी के नेताओं तक ने सदन में 25 जून को आपातकाल याद करके संविधान की हत्या का मुद्दा उठाया। लोकतंत्र में संविधान को सर्वोपरि कहने और मानने वालों का दावा करने वाली बीजेपी इससे पहले संविधान दिवस तो मना रही थी, लेकिन जब विपक्ष ने संविधान को ही सियासी मुद्दा बनाया तो अब संविधान हत्या दिवस का भी ऐलान कर दिया गया है। वैसे इसकी भूमिका कैसे बनी थी उसकी एक बानगी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में पीएम के जवाब से भी मिला था। आपको पीएम मोदी का वो बयान सुना देते हैं जो उन्होंने 1975 के आपातकाल को लेकर दी थी। क्या अब भी ये फेक नैरेटिव चलाते रहोगे क्या? क्या आप भूल गए 1977 का चुनाव? अखबार बंद थे, रेडियो बंद थे, बोलना भी बंद था और एक ही मुद्दे पर देशवासियों ने वोट किया था, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए वोट किया था। संविधान की रक्षा के लिए पूरे विश्व में इससे बड़ा कोई चुनाव नहीं हुआ है और उस समय
देश की विवेक बुद्धि ने संविधान के रक्षा के लिए उस समय सत्ता पर बैठे हुए लोगों को उखाड़ करके फेंक दिया था। 3 जुलाई का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सदन के भीतर दिया गया भाषण आपने सुना। इस तरह 1975 में कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी की ओर से देश में लगाए गए आपातकाल को बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस के रूप में चिन्हित करने का काम शुरू किया और अब उसका सरकारी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सरकार के इस कदम पर विपक्षी दलों का क्या कहना है, पहले वो सुनाते हैं, फिर इसी मुद्दे पर दंगल में आज करेंगे बड़ी चर्चा। देखिए, पिछले 10 वर्षों से देश में अघोषित आपातकाल लगाने वाली सरकार इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन करे, देश जानता है कि पिछले 10 साल में इस सरकार ने संविधान को लेकर के क्या किया है। मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में, वो भी एलएलबी के पाठ्यक्रम में शामिल कराने का प्रस्ताव जिस सरकार के शासनकाल में हो रहा हो, वो संविधान हत्या दिवस की बात करे। जिस सरकार ने चुनाव के दौरान जिनके बड़े नेताओं ने, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे दिया कुमारी हो, चाहे अरविंद धर्मापुरी हो, जिन्होंने लगातार संविधान बदलने की बात की और उन नेताओं पर कोई कार्यवाही नहीं की, वो सरकार इस तरह का नोटिफिकेशन कर रही है तो सिर्फ ध्यान हटाने के लिए। बहुत सारे देश में मुद्दे हैं, सरकार लगातार घिरी हुई है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ऐसे में ये सरकार सिर्फ ध्यान हटाने के लिए इस तरह का नोटिफिकेशन कर रही है। और चूंकि अभी जयराम रमेश जी ने एक ट्वीट किया है और बहुत अच्छी बात उसमें कही है कि 4 जून को देश ने जो है मोदी मुक्ति दिवस घोषित कर दिया है, तो अब ये सरकार कोई भी दिवस लाए, देश उससे सहमत नहीं है। इस सरकार से मुक्ति ही अब देश के लिए संविधान से जुड़ने की और संविधान को आगे ले जाने की असली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर रोजाना संविधान की हत्या कर रही है और उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है दिल्ली के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रमाण के झूठे आरोप बना करके, षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके उठा करके जेल में डाला हुआ है। गृह मंत्री जी अपने संविधान के हत्यारा जो चेहरा है भाजपा का, उसको छुपाने के लिए 1975 की आड़ लेना चाहते हैं। आज 50 साल पहले की एक घटना, 49 साल पहले का एक प्रकरण, सारी अपनी समस्याओं से, महंगाई से, बेरोजगारी से, हर तरफ असफलता से, चीन ने जो हमारी सीमा पर अतिक्रमण कर रखा है, उन सब से ध्यान हटाने के लिए मनाया जा रहा है संविधान हत्या विरोधी दिवस। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिस दिन आपातकाल लगी थी उसके बाद तो बहुत से चुनाव हो चुके, बहुत से जनादेश आ चुके, लेकिन ये भी सच्चाई है जिस दिन से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है, हर रोज संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की उपेक्षा हो रही है, संवैधानिक संस्थाएं नष्ट की जा रही हैं। तो अगर भाजपा सरकार उसे पुकारना चाहती है संविधान हत्या दिवस के रूप में, तो मैं कहूंगा मोदी जी का कार्यकाल संविधान हत्या युग के रूप में जाना जाए। एक एक करके विपक्षी नेताओं का बयान आपने सुन लिया। उनका ये कहना है कि तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए सरकार ये नोटिफिकेशन लेकर आई है। फिलहाल जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष की ओर से बयान दिया गया है। केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं 25 जून 1975 काला दिन था, देश पर आपातकाल थोपा गया था, उस दिन लोकतंत्र की हत्या की गई थी, वो तानाशाही मानसिकता का फैसला था, देश पर आपातकाल थोपा गया था। 25 जून 1975 काला दिवस था। जेपी नड्डा इस बात का जिक्र करते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताते हुए जो नोटिफिकेशन केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी आक्रामक हो गई है, क्योंकि हाल में जिस तरह के नतीजे सामने आए उसमें माना गया कि जिस तरह का प्रचार विपक्षी दलों की ओर से किया गया संविधान के मामले को लेकर, उसी के कारण
बीजेपी को कम सीटें आई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये नई रणनीति तैयार की है और अब एक एक करके तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम दूसरे नेता भी बोल रहे हैं देश पर आपातकाल थोपा गया था। इसी वजह से 25 जून 1975 संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से उस समय लोकतंत्र का गला घोटने का काम इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार की ओर से किया गया था। सबसे पहले शाहजहर जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, ये संविधान हत्या दिवस मनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? चित्रा जी, आपको नहीं लगता है कि वो दिन 1975 में 25 जून की वो मध्य रात में जिस तरह से संविधान का गला घोटा गया था, जिस तरह से आम लोगों के मौलिक अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को छीना गया था, रौंदा गया था, जिस तरह विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूसा गया था, जिस तरह से अखबारों को बंद कर दिया गया था, जिस तरह से लगातार तानाशाही की सरकार तब्दील हो गई थी और जब लोकशाही से हमारा पूरा देश तब्दील हो गया था तानाशाही में, आपको लगता नहीं कि समय समय पर उसका मूल्यांकन जरूरी है, उसको याद रखना जरूरी है? ना सिर्फ हम याद रखें बल्कि हम कम से कम ये सुनिश्चित करें कि पूरा देश जाने कि क्या क्या हुआ था हमारी जमहूरियत और इस लोकतंत्र के साथ, और जो कुछ किया गया था उस दिनों में केंद्र सरकार द्वारा और उनकी पुलिस द्वारा, वो तो ब्रिटिश राज्य की याद दिलाता है। उन बातों को और किस्सों को आप सुनेंगी चित्रा जी, आपने सुना ही होगा, रूह कांप जाने वाली वो बातें थी। क्या आपको लगता नहीं है जरूरी है कि हमारी देश की पूरी जनसंख्या जाने और उस काले अध्याय को कम से कम उसको समझे कि अब कम से कम हम आगे कभी भी 50 साल तकरीबन गुजरने वाले हैं। प्रमोद तिवारी अभी बोल रहे थे, अभी क्यों जरूरत आन पड़ी? क्योंकि इसके पहले भी 10 सालों तक आपकी प्रचंड बहुमत वाली सरकार थी, उस दौरान कोई काला दिवस नहीं मनाया गया। अब जब 4 जून के नतीजे सामने आ गए, जो विपक्षी नेताओं की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो फिर आप लोग ये नोटिफिकेशन लेकर आए हैं, क्यों जरूरत आन पड़ी इतने सालों के बाद? चित्रा जी आपको लगता नहीं है कि लगातार इस पूरे जो चुनाव हुए हैं, जो दुष्प्रचार का जो केंद्र बिंदु रहा है वो संविधान रहा है, यानी कि संविधान को बदला जा सकता है या बदला जाएगा, इस पर पूरी तरह से निर्भर था विपक्ष का पूरा आक्रमण और उनका पूरा प्रोपोगंडा और उनके पूरे नारे। तो आपको लगता नहीं है, तो उनको खुश होना चाहिए कि कम से कम हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं ये काला दिवस को मनाकर औपचारिक तौर पर कि कभी भी ऐसा ना हो, ना हमारी सरकार या उनकी सरकार फिर से ऐसा कुछ हमारे देश को इमरजेंसी की बेड़ियों में ना बांधे और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं हर एक देशवासी के, जो हम आजादी महसूस करते हैं और एंजॉय करते हैं, वो कोई हमसे ना छीने। इसके लिए तो उनको खुश होना चाहिए। अनुराग भदौरे जी वो कह रही है कि आपको तो खुश होना चाहिए कि संविधान की दुहाई देते हुए आप लोग चुनावी मैदान में गए। अब जब ये एक कड़वी सच्चाई ही सही, मगर सच्चाई तो है कि देश पर आपातकाल लगा था, थोपा गया था, किन परिस्थितियों में लगा था, यह भी लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं। तो सरकार की ओर से ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, सबसे पहले टिप्पणी आपकी अनुराग जी। देखिए, आपने देखा होगा जब यहाँ पे आपातकाल लगा था उस समय भी समाजवादी लोग संविधान बचाने के लिए लड़े थे, तब घोषित आपातकाल था। अब अघोषित है, अब भी हम लड़ रहे हैं और डंकी की चोट पर लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लड़खड़ा गई है। भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि अब वो चूंकि जनता के मुद्दों पे बात नहीं कर सकती है, तो इतिहास को लाना चाहती है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, आप बोल रहे हो संविधान हत्या दिवस, तो ये बता दीजिए ना, तो ऐसे तो करेंगे, यहाँ पे बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है तो भी यहाँ पे बेरोजगारी दिवस मनाएंगे क्या? महिलाओं का अपमान का दिवस मनाएंगे क्या? किसानों का अपमान का दिवस मनाएंगे क्या? बताइए। यहाँ पे आप यहाँ बोलिए भ्रष्टाचार का, यहाँ भ्रष्टाचार दिवस मनाएंगे क्या? और जिस तरह से आप पर्चा लीक हो रहा है, तो क्या पर्चा लीक दिवस मनाएंगे क्या? कमाल की बात कर रहे हैं आप जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। लगातार पुल गिर रहे हैं, उस पर आप चिंता नहीं कर रहे हैं। लगातार यहाँ 25 लाख बच्चों का नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया, परिवार उस पर आप चिंता नहीं कर रहे हैं। आप आपातकाल पे चले गए। आपातकाल पे तो हम लोग लड़ के आए हैं ना। आपातकाल को हम उसमें भी संविधान बचा रहे थे, आज भी संविधान बचाना चाहते हैं, जहां 146 सांसद पार्लियामेंट से निलंबित कर दिए जाते हैं और यहाँ बिल पास हो जाता है। ये क्या है बताइए जरा, क्या इसकी लड़ाई नहीं लड़ी जाए? जी आप बताइए ना, जहां पे इनके मंत्री कह देते हैं कि नहीं, यहाँ पे लोग परेशान है। नहीं अभी मेरी बात हो जाए। यहाँ लोग परेशान है कि मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे बोलना है। आपातकाल आपने अघोषित लगा रखा है। आपने जिस तरह से अन्याय जनता के साथ किया और हर वर्ग को आपने परेशान किया है,
हर वर्ग को मैं बोल रहा हूं परेशान किया है। नोटबंदी लगा के आपने क्या किया था जरा बताइए मुझे नोटबंदी में, और यहां लोगों को आपस में लड़ाते हो धर्म के नाम की राजनीति करके, ये क्या है? इंसान को इंसान से लड़ा के आपातकाल पे रहते हैं अनुराग भदौरिया जी। हाँ ठीक है, अभी नोटबंदी जीएसटी ठीक है, उसके बाद भी कई चुनाव हुए। नोटबंदी के जस्ट बाद हमने देखा था लाइनों में लगे हुए लोग थे, लेकिन जब वोट डालने की बारी आई थी तो हमने देखा था बीजेपी जीती थी। ठीक है अनुराग जी, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल वो कह रहे हैं कि ये तो बीते दिनों की बात हो गई ना, और फिर वो कह रहे हैं कि किस तरह से सांसदों को सदन के भीतर से बाहर किया जाता है, क्या ये अघोषित आपातकाल नहीं है? शाहज़ेब आलमी जी देखिए, उन्होंने यही सवाल पूछा कि क्या ये अघोषित आपातकाल है। आप एक भी आप उदाहरण दीजिए जिसको आप कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने एक बार भी 10 सालों में जो किसी भी तरह से कोई रूल बुक या संवैधानिक जो हमारी उसूलों है उनका उल्लंघन हो। जब आप कह रहे हैं सांसदों को बाहर जाया जाता है, वो सांसद भी जानते हैं कि वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनको सस्पेंड किया जाए। वो हल्ला कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे और लगातार वेल में घुस रहे थे और टेबल पर खड़े हुए थे, और बावजूद कई वार्निंग्स के ऐसा हुआ है। तो आप उसको अगर कंपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं क्या हुआ था असल में आपातकाल में। आपातकाल में लोगों को जिस हालत में जिन्होंने देखा था उनको पकड़ के लाया गया था, और उनको सुविधाएं तो भूल जाइए क्या दी गई थी, लेकिन जेलों में बैल बकरी की तरह बंद किया गया था। अखबारों को बिकने नहीं दिया गया था। नहीं, मैं बता दूं, शायद आप अंतर नहीं जानते, आपको पढ़ना पड़ेगा। और जब सांसदों की बात कर रहे हैं, वो सांसद जानते थे और वो जानबूझ के ये कोशिश कर रहे थे, उनकी मंशा थी कि उनका सस्पेंशन हो। दूसरी बात, चाहे आप बात करें नीट की या किसानों की, आपको लग रहा है कि क्योंकि संविधान दिवस मनाया जा रहा है तो बाकी सब चीजों पर काम नहीं हो रहा है? देश के जितने भी ज्वलन मुद्दे हैं ठीक है, उन सब पर काम हो रहा है, ठीक है, और वॉर फुटिंग में हो रहा है। हाँ, एक एक करके बाकी लोग पर हो रहा है, लेती हूँ फिर आप बोलिएगा। प्रियंका कक्कड़ जी, बाकी लोग भी मौजूद हैं। ठीक है प्रियंका कक्कड़ जी, ये जो फैसला सरकार की ओर से लिया गया है, क्या है आम आदमी पार्टी की इस पर प्रतिक्रिया? क्योंकि 2011-12 में जब आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आ रही थी उस दौरान भी बहुत आपातकाल का जिक्र किया जा रहा था। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। 25 जून को लेकर केंद्र के फैसले पर कांग्रेस पार्टी की ओर से वार किया गया है। पीएम की सुर्खियां बटोरने की एक और कवायद है, ये कह रही है कांग्रेस पार्टी। आपको बताते चले इस पूरे मामले में देखिए जयराम रमेश का ये ट्वीट आया है जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उनकी ओर से निशाना साधा गया है और जो बातें जयराम रमेश की ओर से कही गई हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखा भी रहे हैं। आपको बताते चले कि एक एक करके लगातार अब कांग्रेस पार्टी के भी तमाम नेताओं की ओर से हमला किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है 25 जून को लेकर अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये ध्यान भटकाने की कवायद है केंद्र सरकार की, ये कहते हुए कांग्रेस पार्टी। और देखिए यहां पर जयराम रमेश ने जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ देती हूं। वो लिख रहे हैं ट्विटर पे, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री एक बार फिर से हिपोक्रेसी से भरा एक हेडलाइन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों से 4 जून 2024 जिसे इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के नाम से जाना जाएगा को मिली निर्णायक व्यक्तिगत राजनीतिक और नैतिक हार से पहले उन्होंने 10 सालों तक अघोषित आपातकाल लगाकर रखा हुआ था। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस पार्टी का अक्सर पक्ष रखते हैं। वरुण जी आपके पास आते हुए उसके बाद में फौरन आ रही हूं प्रियंका जी आपके पास। वरुण जी, यहां पर 4 जून को मोदी मुक्ति दिवस, अब प्रधानमंत्री तो वही है तो मोदी मुक्ति दिवस कैसे मनाएंगे आप लोग? और ये जो फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की ओर से, इस पर भी आपकी टिप्पणी। वो कह रहे हैं इतिहास में जो दर्ज है उसको तो लोगों के पास लेकर जाना होगा ना, बीजेपी के नेताओं की ओर से कहा जा रहा है। चित्रा जी, ये जो मोदी काल का जो बंच ऑफ नॉन बायोलॉजिकल थॉट्स है मोदी जी का ना, बंच ऑफ नॉन बायोलॉजिकल थॉट्स, ये ऐसा क्रिएशन करना चाहते हैं। चुनाव हारने के बाद ये बौखला गए। मुझे बताइए कि यहाँ पैनल में कुछ लोग ही होंगे जिन्होंने इमरजेंसी देखी, मैंने तो देखी। नसबंदी की बात इन्होंने बहुत विरोध किया था, और संजय गांधी की पुत्र वधू को और बेटे को इन्होंने कितने साल तक अपने साथ सांसद मंत्री बना के रखा। एक तुर्कमान गेट कांड का पर्चा छपाते, आपको ध्यान होगा, पता नहीं सबको है कि नहीं, मुझे तो ध्यान है। उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस होती थी, बड़ी छोटी साइकिल स्टाइल टाइप, वो बना के सुबह 3 बजे 4 बजे पर्चे बना के तुर्कमान गेट कांड, इतने मुसलमान गायब कर दिए, संजय गांधी ने ये कर दिया वो कर दिया कर करके, और पर्चे बांटते थे। फिर उसके बाद संजय गांधी की पुत्र वधू और उनको साथ रखते थे। उसके बाद 10 साल में इन्होंने क्या किया? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो इनका जो कपोल कल्पित आत्ममुग्धता जो है ना मोदी जी की, पहले तो कहा करते थे जैसे राहुल जी या इंदिरा जी के पास में काकस इकट्ठा हो गया, कॉकस बन गया, वो कॉकस कर रहा है सारी कार्यवाही और जनता से कट गया। आज मोदी जी कॉकस में नहीं, उनका आत्ममुग्धता का ही कॉकस बन गया। वो अपने आप को पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैं अभी जयराम रमेश जी की आपने बात की, मेरे को नहीं पता उन्होंने किस हिसाब से ऐसा ट्वीट किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी सोचने का है कि ये किस प्रकार के ट्वीट,
इमरजेंसी में आम आदमी को परेशानी नहीं थी। मैंने देखा हमको गुंडागर्दी नहीं होती थी सड़कों पे। जिन पॉलिटिकल लोगों को या मीडिया लोगों को बंद किया उनकी हो सकता है परेशानी हुई, लेकिन मैंने जैसे मेरे पिताजी के पास में थे, वो आरएसएस में थे, शर्मा जी, वो जाते कबड्डी खेलते थे, मक्खन की टिक्कियां मिलती। तो मैं कोई झूठ फरेब इनकी जैसे एडिशन ऑल्ट्रेशन नहीं करता किसी की जैसे। हाँ गलत हुआ था क्योंकि इमरजेंसी, लेकिन क्यों लगी थी आपको ध्यान होगा, रामलीला ग्राउंड पे आदरणीय जयप्रकाश जी ने क्या आह्वान किया था मिलिट्री से, क्या आप आदेश मानना बंद कर दो केंद्र सरकार की। कहा जा रहा है वरुण पुरोहित जी, अब जयप्रकाश नारायण को आप लेकर आ रहे हैं कि वो उन्होंने मिलिट्री से आह्वान किया था कि आगे तख्ता पलट, कहाँ की बात कहाँ वरुण पुरोहित जी, आप इतिहास गलत पढ़ाने लगेंगे, ठीक है ना। अब क्यों हुआ था, उस समय चुनाव हुए थे, रायबरेली का रिजल्ट सामने आया था, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, अब इस वजह से उसके बाद की जो परिस्थिति कोर्ट के भीतर पैदा हुई थी, गलत इतिहास मत पढ़ाइए सर वरुण पुरोहित जी। अब राज नारायण को आप लेकर आएंगे आप जेपी को कि जेपी की वजह से इमरजेंसी लगाना पड़ गया था। यह हो सकता है कि उन्होंने आंदोलन का आह्वान किया था, लेकिन उन्होंने मिलिट्री को कहा था कि तख्ता पलट कर दो। ये तो कितनी झूठी बातें आप बोल रहे हैं। मैंने तख्ता पलट की बात नहीं की। अरे आप ऐसी बातें कह रहे हैं, उन्होंने आह्वान किया था कि आर्मी आ जाए यहाँ पर प्लीज, मतलब कम से कम सोच समझ कर हिस्ट्री की बात करनी चाहिए। संगीत रागी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे, प्रियंका कक्कड़ जी, धीरेन्द्र कुमार जी, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। संगीत रागी जी, लेकिन बार बार पूछा जाएगा ना कि अभी क्यों, अब जून तो बीत गया है, अभी तो जुलाई चल रही है संगीत रागी जी, फिर ये अचानक से सरकार को क्या हुआ कि मतलब इमरजेंसी की याद आने लगी। चित्रा जी दो बातें। पहली बात तो लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो इमरजेंसी लगाई थी वो लगाई गई थी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के नाम पर। जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो गया है देश में, इस आधार पर लगाया गया था, जबकि संविधान के अंदर पहले आर्म्ड रेबेलियन, इंटरनल आर्म्ड रेबेलियन टर्म यूज होता था, जिसको मिसेस गांधी ने 42वें संशोधन में बदल करके इंटरनल डिस्टर्बेंसेस शब्द का प्रयोग किया और उसी को आधार बनाकर कि विपक्षी लोग जो है वो पूरे देश में कानून व्यवस्था खराब कर दिए, इसके आधार पर इमरजेंसी लगाया। मजेदार बात है, 1,40,000 लोग अरेस्ट किए गए थे, 62 लाख लोगों का फोर्स स्टेरिलाइजेशन हुआ था और अखबार के दफ्तर रेंगते थे। आज गोदी मीडिया के बारे में बात की जाती है ना, उनके हवा पानी बंद थे, कहने, बोलने और लिखने तीनों पर प्रतिबंध थे। राइट टू लाइफ तक भी आदमी का खत्म था, कोर्ट जाने की आजादी खत्म कर गए थे। कांग्रेस पार्टी का ये सबसे कमजोर नस है और चूंकि इस इलेक्शन में, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने संविधान की रट लगाई, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसकी कमजोर नस को दबाया है। कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार के इस आपराधिक दुष्कर्म को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय राजपत्र में लाकर के एक प्रकार से घोषित कर दिया है। एक आधिकारिक तौर पर इस देश को, जनता को बताने की कोशिश की गई है कि ऐसा पाप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगी। इस प्रकार से इस नोटिफिकेशन में एक नरेंद्र मोदी का कमिटमेंट भी है। एक सेकंड लेकर आने 10 सेकंड और बकायदा नोटिफिकेशन जारी होता है 10 सेकंड केंद्र सरकार। मैंने कहा, मैं 10 सेकंड इस नोटिफिकेशन का एक अभिप्राय यह भी है कि जिस दुष्कर्म और जिस आपराधिक पाप को श्रीमती गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए किया, वैसा कोई भी पाप इस देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी प्रधानमंत्री नहीं करेगा, नरेंद्र मोदी भी नहीं करेंगे। ये इस नोटिफिकेशन में एक प्रतिबद्धता है। और दूसरी बात कि वो इतिहास का और हमारे लोकतंत्र का काला धब्बा दुनिया में सबसे ज्यादा दुष्प्रचारित हुआ था। लोग कहते थे देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा, और इसकी वाकई जो शुरुआत किसी ने की थी तो श्रीमती गांधी ने की थी। ठीक है, ऐसी स्थिति दोबारा न आए, उस चीज को याद दिलाना भी उतना ही आवश्यक है। इस पर आपका देश को जवाब बताना उतना ही आवश्यक है कि गांधी परिवार ने लोकतंत्र के साथ कितना खिलवाड़ किया। ठीक है, प्रियंका कक्कड़ जी, इस पर जवाब आपका। देखिए, इतिहास के काले पन्नों में जो दर्ज है उसको अब अलग रूप में मनाना चाहती है सरकार। बात पूरी नहीं हुई। अरे भैया, वो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है प्रियंका कक्कड़ जी, अनुराग भदौरिया जी, वो भी आप ही के सहयोगी हैं, उनको भी बोलने का मौका मिल जाए, उनको भी बोलने का मौका मिल जाए। हाँ ठीक है, प्रियंका कक्कड़ जी, उनकी एक भी बात नहीं हो पाई है अनुराग जी, प्लीज एक भी बार बात नहीं हो पाई। तो आप संगीत रागी को ले आए, संगीत रागी इतिहास पढ़ाने लगे यहाँ पे। संगीत रागी, आप संगीत रागी को ले आए, संगीत रागी इतिहास पढ़ाने लगे यहाँ पे। संगीत रागी को ले आए, संगीत रागी इतिहास पढ़ाने लगे यहाँ पे। संगीत रागी को ले आए, संगीत रागी इतिहास पढ़ाने लगे यहाँ पे। 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 संगीत रागी इतिहास पढ़ाने लगे यहाँ पे
आ रही हूँ, आपसे भी इतिहास पढ़ लिया जाएगा। चित्रा जी, अब सियासत ही इतिहास पढ़ रही है तो क्या सभी को कीजिएगा? नमस्ते आपको हमको सबको पढ़ना पड़ेगा। प्रियंका जी की टिप्पणी पहले। प्रियंका जी। एको हो रहा है। चित्रा जी, थैंक यू मेरे को टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो एक को ठीक कीजिए। सबसे पहले तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को। चित्रा जी, ऑडियो में बहुत दिक्कत आ रही है। आप अपने ईपी निकाल के अपनी बात रख लें। आप अपने ईपी निकाल के अपनी बात रख लें, उसके बाद मैं फौरन ठीक करवाऊंगी। जी, सबसे ज्यादा जरूरी है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन पे फ्रॉड खेला गया भाजपा द्वारा। इससे बड़ा आपको कौन दिखेगा संविधान का हत्यारा? एक ऐसे केस में जिसमें अरविंद केजरीवाल जी को बिना किसी सबूत के अरेस्ट किया, जिसमें आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी, उससे पहले ईडी के पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई प्रमाण नहीं है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। जब उनको बेल मिली तो सीबीआई का भी दुरुपयोग इन्होंने 25 जून को ही किया था अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने को। आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन में जो वोट चोरी कर रहे थे अनिल मासी, इनकी अपने पॉलिटिकल मास्टर्स की डायरेक्शन पे वो संविधान की हत्या थी। संविधान की हत्या तब होती है चित्रा जी जब हमारे संविधान में लिखा है कि सब स्टेट्स को फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 42% सेंट्रल टैक्सेस का दिया जाएगा, और पंजाब, वेस्ट बंगाल, ना जाने कितने ऑपोजिशन स्टेट्स के पैसे रोक रखे हैं। 8,000 करोड़ पंजाब का रोक रखा है। ये संविधान की हत्या है, क्योंकि ये संविधान फॉलो नहीं कर रहे। जब स्टेट गवर्नमेंट्स को टॉपल करते हैं सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर चुनाव हारने के बाद, वो संविधान की हत्या है चित्रा जी। ये इवेंट मैनेजमेंट करके 1 दिन बना ले, 2 दिन बना ले, जो पास्ट में हुआ था वो रॉन्ग था, तो अब इनको ये तो रोज रॉन्ग करते हैं। हर रोज ये संविधान की हत्या कर रहे हैं इन्होंने। आप देखिए जो कानूनों में संशोधन किए कि बेल गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, ये हमारे संविधान के विपरीत है। ये संविधान की हत्या है चित्रा जी। सबसे बड़ी अगर संविधान की हत्यारी कोई पार्टी है तो वो भाजपा है। संविधान में लिखा है कि सबको बराबरी का शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। इन्होंने 60,000 स्कूल बंद कर दिए। नीट के बच्चे इधर उधर आज भी रोते फिर रहे हैं। बच्चों को अरेस्ट कर रही है ये सरकार। ये संविधान की हत्या है। इनके मैं इतने आपको प्रमाण दे सकती हूँ कि ये संविधान की हत्यारी भाजपा आज ऐसा एक नोटिफिकेशन लेके आई है, क्योंकि इनसे अभी भी कमर तोड़ महंगाई की बात नहीं हो पा रही। इनसे अभी भी पेट्रोल के प्राइसेस की बात नहीं हो पाएगी। इनसे अभी भी बात नहीं हो पाएगी कि करेंसी हमारी इतनी क्यों डूब गई। सबसे बड़ा प्रमाण इस बात का ये है कि कोई भी विपक्ष का नेता अच्छा काम कर रहा हो, अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार नेता जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, दिल्ली के लिए इतना कुछ किया, उनको जेल में बिना प्रमाण के डाला है। बाकी लोगों की टिप्पणी ले लेती हूँ। प्रियंका कक्कड़ जी का ईपी तब तक आप लोग ठीक करवा लें। ठीक है, हमें इसका जवाब देखिए गई। धीरेन्द्र कुमार जी, धीरेन्द्र जी भाजपा पर केंद्रित है, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। बोलिए। फिर धीरेन्द्र जी मैं आ रही हूँ। चित्रा जी, मुझे ये भाजपा पर जवाब दे रही हैं। आपके तो राजी जी बोल चुके, कितना बोलेंगे आप लोग? भाजपा पे क्या संगीत रागी क्या चिल्ला रहे थे इतनी देर से? बोलिए शाहजी जी। वो भी तो यही बोल रहे थे। भाजपा पर है ना, अगर आपको कंडक्ट करना है तो आप आकर एंकर बन जाइए प्लीज। अनुराग जी, ये रोज रोज तो नहीं चल सकता ना अनुराग भदौरिया जी। प्लीज शाहजी जी, लेकिन इसके बाद मौका दे दीजिएगा। देखिए, क्योंकि भाजपा पर केंद्रित था ये सवाल और भाजपा को उन्होंने इल्जाम लगाए थे। एक एक करके मैं इनका जवाब दे दूं। जिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वो बात कर रही हैं, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कानून देश की पार्लियामेंट में बना है, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने जब गैर संवैधानिक था वो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ने उसको सर आग पर रखा है। सुनिए, सुप्रीम भाई वही कह रही हूँ, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ही होता है गैर संवैधानिक। प्रियंका जी, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, मुझे बोलने दीजिए। वही कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल को हिंदी में बोलते लेते हैं। धीरेन्द्र जी बहुत अरे भाई कैसे जवाब देंगे? एक भी टिप्पणी उनकी नहीं हो पाई है। शाहजी जी अपनी बात देखिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है, समझा दूं प्रियंका जी को, गैर संवैधानिक करार किया गया। क्या भाजपा ने उसके खिलाफ कुछ बोला? क्या हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट गलत है? हमने उसको माना। आप लाए गैर संवैधानिक को मिले हैं बहुत सारे पैसे, तो हम जानते हैं कि कांग्रेस को किसको मिले हैं। अच्छा, एक एक करके इनके झूठ का पर्दाफाश करती हूँ। ये कह रही है केंद्रीय अरविंद केजरीवाल को चोरी कराई आपने चंडीगढ़ में, जेल में डाला गया है। मनीष सिसोदिया, के कविता, पूर्व अध्यक्ष, 9 कारोबारी, ये सब जेल में बंद है शराब घोटाले के चलते। और अभी भी मनीष सिसोदिया को अभी जेल नहीं मिली है। तो क्या कह रही है कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से गलत है? तीसरी बात
तीसरी बात नहीं, आपके झूठ का मैं पर्दाफाश कर दूं। तीसरी बात और आपकी जरूरी बात, आप कह रही है पैसा नहीं मिला जितना शेयरिंग होती है, झूठा पार्टी केंद्र सरकार को देना होता है। निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट के दौरान, मैं कैसे बोलूं, देखिए आप चित्रा जी, आप इनको समझाइए क्यों डर रही हैं ये, क्यों अपना गला फाड़ फाड़ के बोल रही हैं जब मैं जवाब दे रही हूं। सुप्रिया श्रीनेत से मैं कुछ बोल रही हूं और सुन लेते हैं, उसके बाद लौट रही हूं आपके पास। ठीक है धीरेन्द्र जी, फौरन आती हूं आपके भी पास, सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत। संवैधानिक पार्टी है, आपके सारे कार्य गैर संवैधानिक। बीजेपी पर, अमित शाह पर और नरेंद्र मोदी जी की सोच पर हंसी आती है। जिस संविधान को उनके पुरखों ने रिजेक्ट कर दिया था, जिस संविधान के तार तार करने में उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, आज वो इस तरह के दिवस मनाने की बात कर रहे हैं। पूरा देश असल में 4 जून को मोदी मुक्ति दिवस मनाने जा रहा है। पूरा देश हर दिन रोजगार हत्या दिवस मना रहा है। तो इस तरह की बातें करके मुद्दों से आप भटका नहीं सकते। मुद्दे इस देश के सामने बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक असमानता है, जलता हुआ मणिपुर है। उनके दिवस कब मनाइएगा, वहां कब जाइएगा? शाहजी अलमी जी, उनके आरोपों पर जवाब आपका। जी तो मैं जी तो एक एक करके मैंने जवाब दिया और मैं बता दूं, ये कह रही थी सरकार टॉपर होती है। आपको मालूम है इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 356 को 50 बार इस्तेमाल करके इलेक्टेड सरकारों को गिराया है। ना सिर्फ ये 356 90 बार इस्तेमाल हुआ है। आपको जानते हैं किस तरह से संविधान के हत्यारे हमें संविधान को बचाने की शिक्षा देंगे। वाह भाई वाह। तो एक एक करके झूठ मैंने उनका प्रियंका जी का पर्दाफाश किया है। दूसरा मैं आपको बता दूं, जो अभी सुप्रिया श्रीनेत जी बोल रही हैं, किया आपने, आपके पर्दाफाश हो रहे सुप्रीम कोर्ट में, उनके पास कोई एजेंडा नहीं था। जब दुष्प्रचार, पूरा चुनाव लड़ा गया है संविधान के मुद्दे पर, नहीं पूरा चुनाव लड़ा गया है संविधान के मुद्दे पर। तो सुप्रिया श्रीनेत बता दे, मैं उनको चुनौती देती हूँ, क्या उनके पास कोई प्लान था देश के लिए? उन्होंने तो यही दुष्प्रचार किया कि संविधान को बदल दिया जाएगा। ठीक है अनुराग बदले जी, धीरेन्द्र जी, मैं फौरन आप दोनों के पास आ रही हूँ। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आई है। मोदी राज में सबसे ज्यादा इमरजेंसी, मोदी राज में हर कोई डरा हुआ है, ये बोल रही हैं ममता बनर्जी। आपको बताते चले 25 जून 1975 को काला दिवस के रूप में मनाने का फैसला सरकार की ओर से किया गया है। इस पर पश्चिम बंगाल के सीएम का यह बयान आया है, मोदी राज में सबसे ज्यादा इमरजेंसी है और उनका यह भी कहना है कि हर कोई डरा हुआ है, मोदी राज में हर कोई डरा हुआ है, ममता बनर्जी का यह कहना है। आगे उनकी ओर से जो बातें कही गई हैं वो अपने दर्शकों को हम सुनाएंगे एक एक करके। तमाम राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि संविधान हत्या दिवस के तौर पर 25 जून को मनाने का फैसला सरकार की ओर से किया गया है, जिसको लेकर बीजेपी फ्रंट फुट पर दिखना चाहती है, क्योंकि संविधान के मामले पर विपक्षी दलों की ओर से जो दांव खेला गया था, यकीनन उसमें कामयाबी मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। यहां पर 30 से ज्यादा सीटें उनको मिली 42 में से। तो इसी वजह से आपको बताते चले कि अब एक एक कर यहां पर तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आ रही है। धीरेन्द्र जी जल्दी से टिप्पणी, मोदी राज में सब कोई डरा हुआ है और सबसे ज्यादा आपातकाल अभी ही है, ये बोल रही है ममता बनर्जी। धीरेन्द्र जी। चित्रा जी, समय देने के लिए धन्यवाद। मोदी राज में भ्रष्ट लोग डरे हुए हैं, ये तो गौरव की बात है हमारे लिए। और मैंने मांग किया था, मैं तो धन्यवाद देता हूं एनडीए सरकार, मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि मैंने कहा था कि ये जो काला दिवस मनाया जाएगा, इसको बिल्कुल संवैधानिक रूप से, जैसे हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं, उसी तरह से जिसने संविधान की हत्या की, जिसने संविधान को नष्ट किया, हम लोग उसको मनाएं, जन जागरण चलाएं। लेकिन उसमें से एक मांग पूरी हुई है। दूसरी मांग हमारी थी कि इसको पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसको जान सके, और अगर कोई राजनीति में आना चाहे तो वो अभी इन सब चीजों से वाकिफ रहे और देश को फिर उस काली रात की तरफ नहीं ढकेल सके। तीसरी हमने मांग की थी कि इंदिरा जी के नाम पे अगर कोई ऐसा जगह या नामाकरण किया हुआ है, उसको भी सरकार को वापस करना चाहिए। भारत रत्न जैसा उन्होंने अपना अवार्ड खुद ले लिया था, मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि वह भी वापस कर देना चाहिए, जिन्होंने भारत जैसे महान देश का लोकतंत्र को शर्मसार किया हो। और बाकी विपक्ष के नेताओं को मैं क्या कहूं, ये लोग तो अरे भैया अभी लाने की जरूरत क्यों आ पड़ी धीरेन्द्र जी? ये सवाल इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि यकीनन 400 पार का नारा लग रहा था, आप लोगों की उतनी सीटें नहीं आई। संविधान आरक्षण के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर आकर खेल रही थी विपक्षी पार्टियां, उनको कामयाबी। ये सच बात है कि मोदी सरकार इस देश में है जिसको यकीनन विपक्ष भी अभी उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है।
ये सच है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। वो कह रहे हैं 4 जून को मोदी मुक्ति दिवस मनाया जाएगा, लेकिन मोदी ही देश के प्रधानमंत्री हैं। ये बातें विपक्षी दलों को समझनी होंगी। लेकिन आरक्षण का मुद्दा, संविधान का मुद्दा उनके पक्ष में काम किया कि नहीं किया धीरेन्द्र कुमार जी? तभी तो 400 पार का नारा देने वाले आप लोग देखे कहां आकर सिमट गए। अगर चित्रा जी, अगर उनके मुद्दे चले होते तो क्या वो प्रधानमंत्री विपक्ष के होते ना? पीएम इन वेटिंग तो नहीं रहते राहुल गांधी जी और उनके नेता, ये लोग जो हाथ में संविधान लेकर घूम रहे हैं। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि श्रीमती गांधी भी कानून को और संविधान को हाथ में घूमने वाले थे। आज कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन के सारे लोग वही कर रहे हैं। और मैं तो एक लाइन और इससे आगे बढ़ के कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, एक दिवस और मनाना चाहिए, भ्रष्टाचार उन्मूलन दिवस। जैसे 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसी तरह से मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार छोड़ो का जो आंदोलन है वह भी होना चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका ऐलान किया है। दिवस मना लीजिए धीरेन्द्र कुमार जी। और दूसरी बात है, आप अभी 10 सेकंड रुकिए, आपकी गलत आदत है। बोलिए तो सही। बोलिए। देखिए, आप सुनिए सही, आपने गलत किया है। 6 दिसंबर को आपने भी, सुनिए अनुराग जी, आपके लिए भी दिवस है। 6 दिसंबर को कोई भूल नहीं सकता। 6 दिसंबर को कोई भूल नहीं सकता है देश का लोग, जब कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। लेकिन ठीक है, उसको बाकी समाज जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वही मनाते हैं। अनुराग जी, उनकी बातों पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार उन्मूलन दिवस भी मनाना चाहिए। विपक्षी दलों में कुछ लोगों के ऊपर जिस तरह के आरोप हैं। मैंने तो सबसे बोला भ्रष्टाचार उन्मूलन दिवस मनाना चाहिए। मैंने तो बोला बेरोजगारी दिवस भी मनाना चाहिए, महिला अपमान दिवस मनाना चाहिए, किसान अपमान दिवस मनाना चाहिए। तो पहले ही बोला मैंने पर्चा लीक दिवस मनाना चाहिए। मैंने तो बोल दिया। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि मैंने बोला धर्म के नाम पे जो राजनीति करते हैं गंदी, सुन लीजिए, धर्म के नाम पे जो राजनीति करते हैं गंदी, जो आदमी से आदमी को लड़ाते हैं, काला कानून पास करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड लाते हैं, वो संविधान चिल्लाते हैं। हम संविधान के प्रहरी हैं, हमारी आस्था इसमें गहरी है। संविधान विरोधियों को दिखाया है, दिखाएंगे, इनसे संविधान बचाएंगे। भारत में एक-एक करके 3 लोग एक साथ बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। प्लीज अपनी अपनी बारी में अनुराग जी अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिए। मुझे बोलने नहीं देते चित्रा जी, आपकी बहुत गलत आदत है चित्रा जी। मैं बोलना शुरू करता हूं, आप चित्रा जी चिल्लाती हैं या दूसरे को बोलने का मौका देती हैं। ये सरासर आप अन्याय करती हैं। मैं तो नहीं बोला किसी के बीच में नष्ट करते हैं। अनुराग जी बोलिए। मैं तो नहीं बोला। अब चित्रा जी अकेले हमें बोलने का मौका नहीं देती। चित्रा जी जानती है सही बात, जनता की आगे जाएगी तो हमें बोलने नहीं देती। ठीक है, बोलिए। क्या अनुराग भदौरिया, बोलिए। कहाँ लगातार बोला हूं? मुझे मैंने एक शब्द एक टोका नहीं, आप बोले लगातार बोले। क्या आप रिकॉर्डिंग दिखाइए रिकॉर्डिंग में लगातार बोला हूं। आप मुझे बोलने नहीं देती, ये ठीक नहीं है। टाइम वेस्ट ना कीजिए, अगर आपको कुछ बोलना है देखिए, मैंने बोला जो लोग धर्म की राजनीति गंदी करते हैं, आदमी को आदमी से लड़ाते हैं, काला कानून पास करते हैं, 140 संसदों को पार्लियामेंट से बाहर कर देते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आते हैं, वो संविधान चिल्लाते हैं आज। अरे हम संविधान के प्रहरी हैं, सुन लीजिए कान खोल के, हमारी आस्था इसमें गहरी है। संविधान विरोधियों को दिखाया है, दिखाएंगे, इनसे संविधान को बचाएंगे। भारत में INDIA का शासन लाएंगे। यही जनता की बात करने वाले लोग हैं, यही पार्टी जो जनता की बात करती है। आप सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने का काम करते हो। आप एक बार जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। पूरा देश अभी पेपर लीक के उसमें गुजर रहा है, लोग परेशान हैं। यहाँ पे 25 नौकरियां निकलती है तो 15-15 10 यहाँ लाखों लोग लाइन में लग जाते हैं नौकरी लेने के लिए, और आप उसका मुद्दा भटकाना चाहते हो। 25 पद निकलते हैं तो लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं, रेलिंग टूट जा रही है और आपको चिंता ही नहीं है। कमाल की बात करते हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट गिर जा रहा है, यहाँ रोड फंस जा रही है, और आप क्या बातें कर रहे हो? ठीक है, मैं एक बार संगीत रागी जी को लेकर आती हूँ, उसके बाद में आ रही हूँ। संगीत रागी जी, प्रियंका जी, मैं फौरन उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। वरुण पुरोहित जी के इंतजार कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, एक ही कविता 2 बार आप सुना चुके हैं, बाकी लोगों को मुद्दा देते हैं। आपने जो सवाल पूछे हैं, संगीत रागी जी। बाकी इंद्रियों का इस्तेमाल करें, सिर्फ हलक का नहीं, प्लीज। ठीक है, संगीत रागी जी आप बोलिए, जवाब है। देखिए, सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कह रही हैं इमरजेंसी है, जिसके प्रदेश में रोज राजनीतिक हत्याएं होती हैं। पंचायत चुनाव के बाद कम से कम 20,000 लोग जो है आसाम और झारखंड भाग जाते हों, वो पश्चिम बंगाल जहां पर टेरर संदेशखाली जैसी घटना घटती है,
वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती हैं। जहां पर पुलिस जाती है, एनटीए की टीम जाती है या एनआईए की टीम जाती है, सीएजी की टीम जाती है, उस पर अटैक हो जाता है, सीबीआई की टीम पर अटैक होता है। कोई संस्था जहां पर नहीं बचती है, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट की कितनी सख्त टिप्पणी है वो उस मुख्यमंत्री कहती हैं कि है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं। प्रियंका जी ने सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के बारे में बात की। उनको सोचना चाहिए कि वो जुडिशियल कस्टडी में हैं। जुडिशियल कस्टडी का मतलब जुडिशियरी ने उनको अपने कस्टडी में रखा है, पुलिस ने उनको कस्टडी में नहीं रखा है, जुडिशियरी ने उनको कस्टडी में रखा है। पुलिस का काम बस अरेस्ट करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, उसके बाद जो जेल में है वो कोर्ट के आदेश पर जेल में बात कर लीजिए। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज जो बेल थे, प्लीज 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 अनुराग भदौरिया जी, जब वो बोल रहे थे वो बिल्कुल नहीं बोल रहे थे। ये तरीका बिल्कुल गलत है अनुराग भदौरिया जी। ये मतलब हर रोज का आपने अपनी आदत बना ली है अनुराग जी, हर रोज की आपने आदत बना ली है। ये बिल्कुल गलत बात है। ये अनुराग जी, ये बिल्कुल गलत बात। प्लीज आप ये रोना बंद कर दीजिए, आप ये रोना बंद कर दीजिए अनुराग भदौरिया जी। लाइव डिबेट शो होता है, यहाँ पर किसको कितना मौका दिया जा रहा है लाइव दर्शक देख रहा है। प्लीज अनुराग भदौरिया जी, सबके बीच में बोलकर आप प्रियंका कक्कड़ जी का भी समय खराब कर रहे हैं। वरुण पुरोहित जी जो आप ही के सहयोगी हैं, आप उनका समय भी ले जा रहे हैं। अनुराग जी, दूसरों के समय की इज्जत करना सीखिए प्लीज। एक ही कविता आप दो बार सुनाते हैं, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, उसके बाद कोई दूसरा बोलना शुरू कर देता है, आप दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। प्लीज अनुराग भदौरिया जी, थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखिए प्लीज मिस्टर अनुराग भदौरिया। संगीत रागी जी, अब प्रियंका कक्कड़ जी के पास तो एक ही बात गई थी। मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बोलिए संगीत जी। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम बेल दिया है उसमें कहा है कि ये केस के मेरिट बेसिस पर हम नहीं कह रहे हैं। वो 19 क्लॉज को लेकर के कह रहे हैं कि क्या आवश्यकता थी अरेस्ट की, और 90 दिन तक के जेल में रह चुके हैं। नीड को लेकर के उन्होंने बेसिस बनाया है, एक नई व्याख्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने की है। इसलिए ये नहीं कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको कोई बरी कर दिया है, अंतरिम बेल दिया है। और अंतरिम बेल में भी ये कहा है कि हम केस की मेरिट पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ऑब्जर्वेशन है, और कहा कि जो ऑब्जर्वेशन है इसको मेरिट के बेसिस से नहीं जोड़ना चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो हल्के में ये भी कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को कायदे से तय कर लेना चाहिए कि उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन उनको मुख्यमंत्री ऑफिस जाने से मना किया है। ये क्या गाल पे तमाचा नहीं है प्रियंका कक्कड़ जी? देखिए संगीत रागी जी को मैं बहुत जिम्मेदारी से कहती हूँ, कानून की समझ नहीं है इसलिए वो आपको गलत जानकारी दे रहे हैं, या शायद उनको गलत समझ आया है। मैं आपको बता रही हूँ कि पीएमएलए कोर्ट ने उनको निर्दोष साबित किया और साफ लिखा कि ईडी बायस से एक्ट कर रही है अपने ऑर्डर में। संगीत रागी जी आप पढ़िए, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये हायर बेंच को रेफर कर दिया, 7 जज बेंच को, कि क्या ये अरेस्ट हो भी सकता था। ये मुद्दा हायर बेंच को चला गया और इंटरिम बेल मिल गई। तीसरी बात आपने कही वो मेरे को समझ आती है, जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी की बात। पुलिस कस्टडी पुराने कानून में 15 दिन से ऊपर हो नहीं सकती, ऑटोमेटिक जुडिशियल कस्टडी हो जाती है। तो वो जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हो दर्शकों को क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि आपको ही क्लियर नहीं है। पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि बार बार जो ये अरविंद केजरीवाल जी पे आप प्रहार कर रहे हैं, आपने इतने झूठे केस किए। आपको पता है चित्रा जी, एक बार हम टॉक टू एके करके एक रेडियो शो शुरू करना चाहते थे ताकि जनता रेडियो पे अरविंद केजरीवाल जी से बात कर ले। इन्होंने तब भी सीबीआई रेड पड़वा दी। ये ऐसा दुरुपयोग कर रहे हैं हमारे संविधान का। ये इन्होंने एक्सटॉर्शन करवाया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से, शरत रेड्डी से 60 करोड़ लेके जो उसको अप्रूवर बना के फिर बेल ग्रांट कराई है। ये दुरुपयोग है। अब ये कैसे, अभी संगीत रागी जी को समझ ही नहीं आ रहा। इलेक्टोरल बॉन्ड को तो साफ साफ बोल दिया गया ना कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर भी उनको वो बात समझ नहीं आ रही। आपको पता है ना संगीत रागी जी कि संविधान में लिखा है कि स्टेट्स को 42% मिलेगा जितना भी सेंट्रल टैक्सेस से कलेक्ट होता है, पर केंद्र सरकार नहीं दे रही ऑपोजिशन वाले स्टेट्स को। ये संविधान की हत्या है संगीत रागी जी। मैं जानती हूँ आप भाजपा समर्थक हैं, पर देश के समर्थक बनिए। ये थोड़ा पार्टी से ऊपर उठ के देखिए कि कौन संविधान की हत्या कर रहा है।
ये फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट में फाइनेंस होता है। कमीशन की, अच्छा आप ये मानते हैं कि लिखा है, आप मानते हैं कि फाइनेंस कमीशन कहता है कि 42% स्टेट्स को देना, ये मान रहे हैं ना आज आप टीवी पे, आप मान रहे हैं ना कि पंजाब के 8,000 करोड़ रोक लिए केंद्र सरकार ने। हंसिए मत, जवाब दीजिए, देश देख रहा है। बार आती है नहीं, सच बोलिए। आपकी ऑडिट में गड़बड़ी है, पंजाब के ऑडिट में गड़बड़ी है, पश्चिम बंगाल की सरकार ऑडिट नहीं करवाती है मनरेगा की, इसलिए रोका गया है।